जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सारथी अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कंप्लीट किया था। आज हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देखा था, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग, इनका इवोल्यूशन या इनकी उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई है, अर्थात इनका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा ये काफ़ी लंबे समय तक एक ज्वाइंट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के तौर पर जो है वो जाने जाते थे। हम सभी को पता है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया, लेकिन इनके जो नियम हैं या फिर इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए, इनकी संरचना की बात की जाए, उनकी पदावधि, त्यागपत्र, उनको हटाने का तरीका, नियुक्ति, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें या फिर कहें अधिकांश चीज़ें कॉमन है। मतलब जो चीज़ें जाति आयोग में पढ़ोगे आप, वही चीज़ें जनजाति आयोग में भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो मैं दोनों को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। शेड्यूल कास्ट जो कमीशन था, अनुसूचित जाति आयोग, वो मैंने आपको पूरा पढ़ाया। इसी प्रकार से आज मैं आपको अनुसूचित जनजाति आयोग को कंप्लीट कराऊंगा। बाकी की जो कॉमन चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, आप उनको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड दोस्तों हम सभी को पता है, हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी पढ़ा था कि उसकी उत्पत्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मानी गई है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इसका बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेम है। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के तहत प्रारंभ में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। उस विशेष अधिकारी को हम सभी लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स कमिश्नर के तौर पर जानते थे। उसके लिए 17 क्षेत्रीय कार्यालय भी थे जो उसकी सहायता करते थे, अलग अलग राज्यों में थे, और ये एक सदस्यीय निकाय था। तो ये काफ़ी लंबे समय तक इसी प्रकार से ये जो व्यवस्था थी वो संचालित होती रही। एक कमिश्नर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जनजातियों के लिए नियुक्त किया जाता रहा। ये इसका बैकग्राउंड था आर्टिकल 338 के तहत। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को प्राप्त विभिन्न संवैधानिक संरक्षणों और रक्षोपायों और वैधानिक जितने भी उनको प्रावधान उपलब्ध थे उनकी जांच करता था और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता था। फिर हम लोगों ने देखा था जो एक 1978 में इस आयोग को, अर्थात इस जो एक सदस्यीय जो अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त था, उसे चेंज करके मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, अर्थात इसे बहुसदस्यीय निकाय बनाने की कोशिश की गई 1978 में। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये वाला पॉइंट अनुसूचित जाति आयोग में मैंने नहीं पढ़ाया था, तो आप उसको वहाँ पर ऐड कर सकते हैं जब उस वीडियो को आप देखेंगे। तो 1978 में इसको एक सदस्यीय, ये कैसी बॉडी थी दोस्तों, आप याद रखेंगे, यहाँ पर ये एक सदस्यीय सिंगल मेंबर बॉडी थी। ठीक है, एक कमिश्नर होता था, वही सारा कामकाज देखता था। उसके बाद 1978 में इसको बहुसदस्यीय बनाया गया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग इसे नाम दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इसके साथ साथ जो कमिश्नर था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमिश्नर, ये भी काम करता रहा। ये दोनों व्यवस्थाएं समान रूप से संचालित होती रही। 1978 में ये जो बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया, इसका गठन सरकार के, केंद्र सरकार के एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1987 में दोस्तों राष्ट्रीय ये जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था, सरकार ने एक और संकल्प प्रस्ताव लेकर के आई और इसको नाम दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। हम लोगों ने पहले पढ़ा था अनुसूचित जाति आयोग में कि इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। एक संयुक्त आयोग जो सबसे पहले आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, जिसके आगे नेशनल लगाया गया, वो 1987 में आया था केंद्र सरकार के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा। और अध्यक्ष कौन थे उनका नाम आपको बताना है, मैंने अनुसूचित जाति आयोग में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद फिर 65, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक एक चीज़ समझने वाली है कि ये अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त एक अधिकारी था, स्पेशल विशेष अधिकारी था, लेकिन 1978 में और 1987 में ये जो आयोग बनाया गया, SC/ST कमीशन बनाया गया, इसका संवैधानिक दर्जा नहीं था। ये सरकार के एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा जो है वो गठित किए गए थे। इसका अर्थ क्या हुआ, ना तो ये संवैधानिक निकाय था और ना ही संवैधानिक।
आगे समझ में। तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में लेके आया गया। अब देखो ये क्यों लाया गया, क्योंकि एक समय पे दो व्यवस्थाएं काम कर रही थी। एक हो गए कमिश्नर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त, और दूसरा हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इन दोनों में क्लैशेस ज़्यादा होने लगे, टकराव की स्थिति बढ़ने लगी, मतभेद उत्पन्न होने लगे। उनको दूर करने के लिए इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करते हुए 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 जो है वो लाया गया, और सरकार ने अनुच्छेद 338 के तहत ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग जो सरकार ने एक संकल्प प्रस्ताव के तौर पर लाकर इसको गठित किया था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग गठन करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए। इसका गठन अनुच्छेद 338 के तहत ही किया गया। ये एक संयुक्त आयोग था जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए गठित किया गया। तो आप याद रखेंगे, पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक संयुक्त आयोग ज्वाइंट कमीशन था जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए था। पहला जो आयोग गठित हुआ वो हम याद रखेंगे 12 मार्च 1992 को। इस संविधान संशोधन 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत पहला जो संयुक्त आयोग था अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसका गठन 12 मार्च 1992 को किया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष थे श्री HS रामधन, ये हम लोग अनुसूचित जाति आयोग में भी पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष वगैरह सभी सेम रहेंगे आपके, ठीक है। तो पहले आयोग जो गठित किया गया संयुक्त आयोग, उसके अध्यक्ष थे श्री HS रामधन। इसके उपाध्यक्ष थे श्री बद्री उरांव। सदस्य थे बी समैया, सनोजिनी महिषी, चौधरी हरि सिंह, N ब्रह्म और जीना भाई। इनके सदस्य मैंने आपको पहले अनुसूचित जाति आयोग में नहीं लिखाए थे, चूंकि जब पहला संयुक्त आयोग था इसलिए सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे आयोग की। जो दूसरा कमीशन बना उसके अध्यक्ष थे श्री H हनुमंतप्पा। तीसरा आयोग बना, इसके अध्यक्ष थे श्री दिलीप सिंह भूरिया। और जो चौथा आयोग, चतुर्थ आयोग गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे श्री विजय सोनकर शास्त्री। अब दोस्तों, एक ही आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए कार्य कर रहा था, तो वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न होना लाजमी थी। इसीलिए एक और संविधान संशोधन लाया गया जिसे 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के नाम से जाना जाता है। हम सभी को पता है दोस्तों, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग थे उनको पृथक पृथक अर्थात दोनों को अलग कर दिया गया। तो क्या किया गया ये देखेंगे। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये 19 फरवरी 2004 से प्रभाव में आया। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए अलग अलग दो आयोग बनाए गए। पहला आयोग बनाया गया अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इन शॉर्ट इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, NCSC। उसके बाद इसी के तहत एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338A या 338 का। 338 का के तहत जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCST जो है वो, इसका गठन किया गया। अभी संवैधानिक प्रावधान हम आगे पढ़ेंगे। इसके तहत जो पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग गठित किया गया, प्रथम पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो गठित किया गया वो गठित किया गया 15 मार्च 2004 को। पहला पृथक सेपरेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में कब आया? 15 मार्च 2004 को। इसकी संरचना आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा होगी वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री कुंवर सिंह। श्री कुंवर सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे। इन्हें कैबिनेट, जो संघ सरकार का कैबिनेट रैंक का जो मंत्री होता है उसके समान दर्जा इसको दिया जाता है। दूसरे इसके उपाध्यक्ष जो थे वो थे गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का नाम आप इसलिए भी याद रखना क्योंकि वर्तमान में ये शायद मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, संभवतः, शायद, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद मैंने कहीं पढ़ा था। इसको लेके विवाद भी हुआ था, कमलनाथ सरकार में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, देखेंगे इसको। तो अभी तो आप याद रखेंगे, पहले जो अध्यक्ष थे श्री कुंवर सिंह थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उपाध्यक्ष जो है श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी थे, इन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त है। सदस्य जो थे पहले आयोग के सदस्य थे लाला लॉबजेंग, श्रीमती प्रेमाबाई मांडवी और श्री बुदुरू श्रीनिवासलू। इनको भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा दिया जाता है। ये सब कहाँ मिलेगा? तो ये सब हमको मिलेगा जो नियम बनाए गए हैं राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 338(2) के तहत, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे।
अब बात आती है अब तक कितने आयोग गठित हो चुके हैं। तो अब तक कुल 6 आयोगों का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कुल 6 गठित हो चुके हैं। सेपरेट आयोगों की बात की जा रही है। पहला आयोग हम लोग देख चुके हैं। द्वितीय आयोग जो था इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती उर्मिला सिंह। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीमती उर्मिला सिंह जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। अनुसूचित जाति आयोग में हम लोग देख चुके हैं अभी तक किसी भी महिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन जनजाति आयोग में श्रीमती उर्मिला सिंह जो है वो पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की जा चुकी हैं। इसके बाद जो तीसरा आयोग था उसके अध्यक्ष बने श्री रामेश्वर उरांव। श्री रामेश्वर उरांव। इसी प्रकार चौथा आयोग गठित हुआ, उसमें भी श्री रामेश्वर उरांव ही इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, चेयरपर्सन बनाए गए थे। हम लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग वाले पार्ट में पढ़ा था कि अधिकतम इसके सदस्य या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 2 कार्यकाल के लिए, 2 पदावधि के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। तो रामेश्वर उरांव भी लगातार 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए, उसके बाद अब ये अपॉइंट नहीं किए जा सकते। इसके बाद अगले जो इसके अध्यक्ष बने 5वें आयोग के श्री नंद कुमार साई। 5वें आयोग के अध्यक्ष कौन? श्री नंद कुमार साई। और जो वर्तमान में छठा आयोग जो अभी गठित हो चुका है उसके अध्यक्ष हैं श्री हर्ष चौहान। ये मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के जनजाति समाज से आते हैं श्री हर्ष चौहान। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों को जो बेसिक जानकारी थी इसकी पृष्ठभूमि से लेकर के, पहले आयोग से लेकर के कहाँ से ये मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, एक सदस्यीय से बहुसदस्यीय कब बना, उसके बाद संवैधानिक दर्जा कब मिला, संयुक्त आयोग कब बना, और फिर पृथक पृथक आयोग कब बने, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर जो अनुच्छेद 338A के तहत जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर इसके संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की जर्नी। अभी तक हम लोगों ने देखा था, बेसिक चीज़ें देख ली थी, बैकग्राउंड देख लिया और किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, एक सदस्यीय निकाय से बहुसदस्यीय निकाय कैसे बना, उसके बाद फिर एक संयुक्त आयोग कैसे बना, और संयुक्त आयोग के बाद जो है अलग अलग कैसे हुए 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे इसके संवैधानिक प्रावधानों पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधान में भाग 16 में इसकी चर्चा की गई है। जो हम लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति आयोग की भी चर्चा भाग 16 में है। अनुच्छेद 338 में जाति आयोग है और अनुच्छेद 338 में ही 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338A या 338 का। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। तो 338A के तहत ही हम अलग अलग जो है प्रावधान पढ़ेंगे। इसमें एक ही आर्टिकल है 338 का। यदि आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 338 का या 338A के तहत। इसी में कई अलग प्रावधान है, जैसे कि 338 में भी स्पेसिफिक पूछा जाए तो 338A1 338A1 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें अनुच्छेद 338A के तहत जो सब क्लॉज 2 है, इसकी संरचना यहाँ पर दी गई है जो बिल्कुल अनुसूचित जनजाति आयोग के समान है। इसमें कहा गया है दोस्तों कितने मेंबर होंगे, कुल 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। कुल 5 सदस्यीय निकाय होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। तो 5 मेंबर बॉडी है। ये हम लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग में भी पढ़ा था। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, वो अभी हम देखेंगे आगे। इसी के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि निर्धारित की जाएंगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियम बना करके। यही चीज़ हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुच्छेद 338(2) के तहत पढ़ी थी। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर इनकी सेवा की शर्तें व पदावधि निर्धारित की जाएंगी। अनुच्छेद 338 का 3 के तहत इनकी नियुक्ति की बात की गई है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 338 का 4 में कहा गया है कि आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं नियमित करने की शक्ति उसे दी गई है। सेम चीज अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में भी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो वहां पर अनुच्छेद 338(4) में है। अनुच्छेद 338(5) कहता है आयोग के कर्तव्य, इसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। तो दोस्तों आप याद रखोगे आयोग के जो कर्तव्य हैं वो हम लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस जाति की जगह जनजाति आयोग आपको लगाना है। इसके बाद बात करेंगे इसके वार्षिक प्रतिवेदन की, वार्षिक रिपोर्ट की, एनुअल रिपोर्ट। तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो अनुच्छेद 338 का 6 के तहत राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति का यह दायित्व होगा कि राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, यदि
ऐसी कोई रिपोर्ट किसी राज्य से संबंधित है, अर्थात किसी राज्य से कोई रिलेटेड मामला है उस रिपोर्ट में, तो वो रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को भी दी जाएगी और राज्यपाल का यह कर्तव्य होगा कि राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। इसके बाद अनुच्छेद 338 का 8 में कहा गया इसकी शक्तियों के बारे में। शक्तियां हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी देखी थी, 338 8 में वहां बताया गया है सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट की शक्तियां इसे प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सेम है। अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग में बहुत अंतर नहीं है। 338 का 9 में परामर्शकारी जो शक्ति है उसके बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए नीतिगत विषयों पर, महत्वपूर्ण नीतिगत जो विषय होंगे उनके ऊपर परामर्श देने का भी कार्य करेगा। तो ये तो हो गए इसके संवैधानिक प्रावधान जो 338 का के तहत जो दिए गए थे 1 से लेकर के 9 तक। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कहीं भी नहीं बताया कि इनका कार्यकाल क्या होगा, कहीं भी नहीं बताया कि एक त्यागपत्र किसको देंगे, ये कहीं भी नहीं बताया है कि भाई इनकी जो नियुक्ति होगी तो नियुक्त करने के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो वो सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो राष्ट्रपति ने नियम बनाकर निर्धारित की हैं और हम सभी को पता है अनुच्छेद 338 का 2 के तहत ये पावर राष्ट्रपति को है कि सेवा की शर्तें और पदावधि के लिए वो नियम बना सकता है। तो राष्ट्रपति ने वो नियम बनाए हैं, उन नियमों की चर्चा हम यहाँ करेंगे जिसके तहत बाकी जो फैक्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद 338 का 2 के तहत जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को कहा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सेवा की शर्तें, पदावधि नियम 2004, ये नियम बनाए गए 2004 में। ये जो नियम है ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के तहत जो है जारी किए गए थे 20 फरवरी 2004 को। प्रभावी हुए 19 फरवरी 2004 से। अनुसूचित जाति आयोग के जो नियम है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना के तहत जारी हुए थे। डेट वहां भी सेम थी 20 फरवरी 2004 और वो भी 19 फरवरी 2004 से ही प्रभावी हुए थे, आप याद रखेंगे। ठीक है, वो भी नियम 2004 में ही बनाए गए हैं, बस जनजाति की जगह वहां जाति हो गया है। इसके बाद 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्यों लिखा है, क्योंकि इस दिन से जो लागू हुआ। ठीक है, तो इस नियमों में ये लिखा है कि ये नियम कब से प्रभावी होंगे, जिस तारीख को 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 प्रभावी होगा उसी तारीख से ये भी प्रभावी हो जाएंगे। तो वो तारीख है 19 फरवरी 2004। कुल नियम कितने हैं इसमें? 8 नियम है, जबकि जनजाति आयोग में 9 नियम है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसमें 8 नियम है, जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में 9 नियम पढ़े थे हम लोगों ने। पहला नियम में परिभाषा है, परिभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जो परिभाषा दी गई है अनुसूचित जनजाति की, क्योंकि 366 में सारी परिभाषाएं दी गई हैं, तो उन परिभाषाओं में 366 के खंड 25 में जो अनुसूचित जनजाति के लिए परिभाषा दी गई है वही परिभाषा जहां पर मान्य होगी। और सेम चीज़ वहां पर पढ़ा था हम लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग के नियमों में, वहां पर भी 366 के खंड 24 में जो परिभाषा है वो NC/SC के लिए थी। अर्हताओं की बात करें तो नियम 2 में योग्यताओं की बात की गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य तीनों के लिए एक कॉमन योग्यता है। ठीक है, तीनों के लिए एक सामान्य सी योग्यता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों के मध्य से नियुक्त किए जाएंगे जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के न्याय के लिए, अनुसूचित जनजातियों के न्याय के लिए निस्वार्थ भाव से क्या दिया हो, योगदान दिया हो। तो आप याद रखेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों ऐसे योग्य, निष्ठावान व प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से अपॉइंट किए जाएंगे जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो। ये तो कॉमन हो गया। अब अध्यक्ष के लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष केवल और केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही होगा, अर्थात अध्यक्ष जो होगा अनुसूचित जनजाति के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से होगा जो अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक क्या होगा, कार्यकर्ता रहा हो। तो आप याद रखेंगे यही चीज, यही योग्यता अनुसूचित जाति आयोग में भी थी। वहां पर भी अनुसूचित जाति का ऐसा प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता था, यहाँ जनजाति हो गया। ठीक है, जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण क्या करता हो, अनुसूचित जनजातियों विश्वास पैदा करता हो। बिल्कुल सेम अनुसूचित जाति आयोग में भी यही है, अनुसूचित जनजाति आयोग में भी यही है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों में से कम 2 सदस्य जो होंगे वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हों। यही चीज अनुसूचित जाति आयोग में भी कही गई है, वहां भी उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों में से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से आने चाहिए। तो दोनों में समानता बिल्कुल है। 2 मेंबर आपके यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने चाहिए और इनमें से कम
से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए, कम से कम एक सदस्य क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। दोस्तों ये जो पहले से लाइनिंग है, एक वीडियो पहले रिकॉर्ड किया वो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ब्लर ज़्यादा हो गई थी, क्लियर नहीं आ रही थी पिक्चर, इसीलिए वो एक वीडियो ख़राब हो गया। ये दोबारा रिकॉर्ड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे के जो नियम हैं उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आई होप गाइस आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनल पार्ट पर, जो बाकी के बचे हुए नियम थे, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सेवा की शर्तें और पदावधि नियम 2004 हैं। उसमें हम लोगों ने देख लिया था, परिभाषा के बारे में देखा था और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के लिए। अब हम चर्चा करेंगे बाकी के नियमों पर, एक एक करके इन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। यदि हम कार्यकाल की बात करें, इनकी पदावधि की बात करें, तो इनका जो कार्यकाल है वो नियम संख्या 3 में दिया हुआ है और हम सभी को पता है 3 वर्ष। कितना होगा कार्यकाल, 3 वर्ष का होगा। फिर चाहे वो चेयरपर्सन हो, सीपी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या मेंबर, तो सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सभी का कार्यकाल 3 वर्ष है। और अधिकतम 2 पदावधि के लिए ही ये क्या होंगे, पात्र होते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही नियुक्त किया जा सकता है किसी पद पर, उससे अधिक बार नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इनके वेतन भत्तों की। वेतन एवं भत्तों की यदि बात की जाए तो ये नियम 5 में दिया गया है, धारा 5 में दिया गया है। इसमें सबसे पहले बात की गई है इनके रैंक की, कि इनको क्या रैंक दी गई है। तो आप लोग याद रखोगे मेरे दोस्तों कि जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष है, हम लोगों ने देखा है इसको कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार का या भारत सरकार का जो कैबिनेट मंत्री है उसका दर्जा दिया गया है। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। वहाँ पर भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री की रैंक या दर्जा दिया गया है। उनका भी कार्यकाल 3 वर्ष था और वो भी अधिकतम 2 पदावधि के लिए पात्र थे। उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो उपाध्यक्ष का जो दर्जा होता है वो भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है। और सदस्यों की यदि बात की जाए तो सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष उनको रखा जाता है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये चीज़ें उधर भी सेम है अनुसूचित जाति आयोग में और जनजाति आयोग में भी यही है। कार्यकाल की बात करें 3 वर्ष रहेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। अधिकतम 2 पदावधि के लिए ये पात्र होंगे, अर्थात एक व्यक्ति किसी पद पर अधिकतम 2 बार ही अपॉइंट हो सकता है। वेतन भत्ते की बात की जाए तो इनका पहले दर्जा बताया गया है। अध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा भारत सरकार के, उपाध्यक्ष का दर्जा भी भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होगा और यदि सदस्यों की बात की जाए तो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष माने गए हैं। अब बात आती है वेतन की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखोगे। चाहे अध्यक्ष हो, सीपी चेयरपर्सन हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, वाइस चेयरपर्सन हो और चाहे इसके सदस्य हो, मेंबर हो, इन सभी का वेतन भारत सरकार के सचिव के समान रखा गया है। आप रैंक इनकी अलग अलग है, लेकिन वेतन की जब बात आएगी तो वेतन सभी का भारत सरकार के सचिव के समान होगा। अब इस रैंक का फायदा क्या हुआ फिर, तो रैंक का फायदा होगा इनको किसमें दोस्तों, भत्तों में। जो भत्ते मिलेंगे वो कैबिनेट मंत्री के बराबर, जो सुविधाएं मिलेंगी वो कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलेंगी। अर्थात एक आवास मिल जाएगा, ठीक है, गाड़ी मिल जाएगी, एक स्टाफ मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें अलाउंसेस जो मिलते होंगे एक कैबिनेट मंत्री को वो मिल जाएंगे। लेकिन वेतन जो मिलेगा, केवल वेतन की बात हो रही है, वेतन भारत सरकार के सचिव के समान बताया गया है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नियम जो 2004 में बनाए गए हैं उनमें ये बात कही गई है। अब बात आती है कि जब कभी मान लो स्थायी अस्थायी रिक्तियों की दशा में क्या व्यवस्था होगी। इसका अर्थ ये है, सिंपल भाषा में समझें तो जब कभी भी अध्यक्ष का पद खाली होगा या पद रिक्त होगा या फिर अध्यक्ष किसी भी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, अनुपस्थित हो, उस स्थिति में कौन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो हम सभी को पता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। यही चीज़ अनुसूचित जाति आयोग में भी पढ़ी थी हम लोगों ने। सेम चीज़ उपाध्यक्ष के बारे में है। जब अध्यक्ष के साथ साथ मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो सदस्य होगा, किसी सदस्य को भारत का राष्ट्रपति, मेंबर को कौन करेगा,
भारत का राष्ट्रपति किसी सदस्य को आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पद त्याग, हटाया जाना या निलंबन की बात करेंगे। ये जो नियम संख्या 8 है, अंतिम जो नियम है उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले त्यागपत्र की बात करेंगे कि त्यागपत्र किस किस को कौन कौन देगा। तो दोस्तों इसमें चाहे हमारे अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों और चाहे अन्य सदस्य हों, सभी लोग अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। आप याद रखोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दिया जाएगा, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। इसके बाद बात आती है अध्यक्ष को पद से हटाने की। पहले हम अध्यक्ष की बात करेंगे, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष व सदस्यों की बात करेंगे। अध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा, सेम प्रोसेस है जो अनुसूचित जाति आयोग में पढ़ा था हम लोगों ने। भारत का राष्ट्रपति जो है अपने आदेश के द्वारा, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। उसको उसके पद से हटाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देगा जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत जो प्रक्रिया विहित की गई है, उस प्रक्रिया के तहत जांच करके एक रिपोर्ट, प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंप देगा। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट में जो कदाचार, क्योंकि हटाने का आधार क्या है, केवल कदाचार, तो कदाचार यदि साबित हो जाता है, अर्थात जांच में कदाचार पाया जाता है, तो फिर वो अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, अध्यक्ष को पद से कौन हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। आधार क्या होगा, केवल कदाचार, केवल कदाचार के आधार पर हटा सकता है। इस कदाचार की जांच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 145 में जो प्रक्रिया विहित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके तहत जांच करेगा और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे देगा। तो ये हटाने का तरीका हो गया। अब बात आती है निलंबन की, अर्थात इसको सस्पेंड करने की। ये टर्मिनेशन हो गया, ये निलंबन, सस्पेंशन की बात आ गई। तो सस्पेंड भी किसको, अध्यक्ष को किया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप याद रखोगे, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कब करेंगे, जब उसके प्रति कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही होगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट जांच प्रतिवेदन नहीं दे देता है राष्ट्रपति को, तब तक राष्ट्रपति उस अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है। तो ये हो गया हटाना और ये हो गया निलंबन। इसके अलावा राष्ट्रपति अन्य आधारों पर भी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। वो आधार एक एक करके देख लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए भी सेम थी और यहाँ भी बिल्कुल सेम है। अन्य आधारों की बात करें तो यदि दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो, अर्थात वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के अलावा कहीं और से भी वेतन प्राप्त कर रहा हो, अर्थात कहीं और सवेतन नियोजन में लगा हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो गया, शैथिल्य हो गया, अर्थात मानसिक या शारीरिक रूप से अपना पद धारण करने का या पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो इन तीन अन्य आधारों पर भी राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। इसमें नोट करने वाली या गौर करने वाली बात यह है कि अध्यक्ष को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर ना दिया जाए, अर्थात सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद ही उसे उसके पद से हटाया जाएगा। तो ये हो गया अध्यक्ष को हटाने का तरीका, त्यागपत्र और निलंबन। अब हम बात करेंगे उपाध्यक्ष व सदस्य को उसके पद से हटाने की बात। तो राष्ट्रपति उपाध्यक्ष व सदस्यों को भी पद से हटा सकता है, उसके आधार भी यहां पर दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले कहा गया है कि अगर उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो या तो वो उसका आधार क्या होगा, अनुमोचित दिवालिया। यहां पर शब्द में अंतर समझना दोस्तों, यहां पर दिवालिया न्याय निर्णीत हो गया और यहां पर अनुमोचित दिवालिया, इस शब्द को याद रखेंगे, ठीक है। अनुमोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा। दूसरा है, उसे किसी अपराध में दोष सिद्ध घोषित कर दिया गया हो किसी न्यायालय के द्वारा और उसे कारावास की सजा हो चुकी हो, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में जिस अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध और कारावास दिया गया है वो अपराध नैतिक अधमता उसमें अंतर्वलित हो, ऐसा अपराध राष्ट्रपति की राय में यदि है तो राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। इसके बाद यदि वो अपने पदीय दायित्वों के, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष या सदस्य के नाते जो उसके पदीय दायित्व में कर्तव्य हैं उनको करने से इनकार कर देता है या कोई कार्य करने से इनकार करता है तो भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, ठीक है। या वो अपने कार्य करने में असमर्थ हो या वो अपने कार्य को किसी भी प्रकार से करने में असमर्थ हो तो उसे हटाया जा सकता है।
बिना सूचना लगातार अनुसूचित जनजाति आयोग की 3 बैठकों से वो गायब रहे, अनुपस्थित रहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की लगातार 3 बैठकों से बिना सूचना के, तो भी राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। इसके अलावा यदि वो अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग करता है और उस दुरुपयोग के कारण अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो हित हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं या किसी प्रकार से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो भी राष्ट्रपति उपाध्यक्ष व सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। दोस्तों, इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि उपाध्यक्ष व सदस्य को भी अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। बिना अवसर दिए अर्थात सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना उपाध्यक्ष व सदस्य को भी राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता। तो ये बाकी के बचे हुए नियम थे। हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उत्पत्ति होती है और उसके बाद किस प्रकार से वो एक सदस्यीय से बहुसदस्यीय निकाय बनता है और उसके बाद संवैधानिक दर्जा मिलता है और फिर किस प्रकार वो एक संयुक्त आयोग में गठित होता है जाति आयोग के साथ और फिर एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की अनुच्छेद 338 का के तहत और अनुच्छेद 338 का 2 के तहत जो राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्ति है उसके तहत जो नियम 2004 में बनाए गए उन नियमों के तहत सेवा की शर्तें और पदावधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये पूरा एक कंप्लीट आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यहाँ पर होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर